प्रेसिडेंट साहब, उस्मान साहब, थैंक यू वेरी मच। टाइमिंग इज नॉट अ बैरियर, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। प्रॉपर्टी की ट्रांसफर बायर और सेलर दोनों रेट आधे कर दिए हैं। This year, this money bill exercise, which then turned into Finance Act, was bit different from last few decades. ये कुछ मुख्तलिफ थी। At the start of the exercise, although मेरे तजर्बे के मुताबिक, मेरे एनालिसिस के मुताबिक आउटकम कोई नोटिसेबली डिफरेंट नहीं था। फर्क क्या था? ये पहला बजट था जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी बोर्ड के ज़ेरे असर फ्रेम हुआ, यानी ये फाइनेंस बिल की एक्सरसाइज या बजट अमेंडमेंट्स की एक्सरसाइज एफबीआर की अम्ब्रेला से निकल चुकी थी और इंडिपेंडेंट पॉलिसी बोर्ड को ये जिम्मेदारी दी गई थी। सो मेरा बजट आने से पहले अंदाजा था कि रेट थोड़ा सा ऊपर कर दो, थोड़ा सा नीचे कर दो, थोड़ी सी पेनल्टीज बढ़ा दो, थोड़ी सी पेनल्टीज कम कर दो, कुछ रिलीफ दे दो, कुछ टैक्स नए लगा दो। इससे कुछ हट के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होंगी, वो मुझे इसमें से मिसिंग नजर आई हैं। नेवरदलेस ये फिर भी इन चीज़ों में डिवाइड किया जा सकता है इसको। आई विल बी वेरी वेरी ब्रीफ। सबसे पहले तो मैं आपकी पिप्फा को कॉम्प्लीमेंट करूंगा। ऑल्दो हमारी आई कैप और पाकिस्तान टैक्स बार और जो हर डेस्टिनेशन की अपनी टैक्स बार होती है, लाहौर, कराची, अब मैं फैसलाबाद की बात हम करें तो हमें एक जल्दी पड़ी होती है कि फाइनेंस बिल की बेस पर ही प्रेजेंटेशन हो जाए और मेंबर्स को एक अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट दे दी जाए। लेकिन वो सब्सटेंशियली चेंज हो जाता है when actually the bill is passed and it takes the shape of an act। तो मेंबर्स को आगे अपने अपनी फील्ड में अपनी अपनी पोजीशंस पे अप्लाई करने के लिए जो रियल डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंड करना चाहिए वो फाइनेंस एक्ट है। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, इट्स अ डिफरेंट इनिशिएटिव इन द राइट डायरेक्शन। सो हम कोशिश करेंगे अगले साल आई कैप में भी कि अगर फाइनेंस बिल का करें तो बाद में फाइनेंस एक्ट का भी करें, बिकॉज जिस चीज़ ने आगे बढ़ना है वो फाइनेंस एक्ट है। बिल में से तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सो इस एक्ट में, फाइनेंस एक्ट 2026 में, रिलीफ मेजर्स भी हैं, रेवेन्यू मेजर्स भी हैं, स्ट्रीमलाइनिंग और रैशनलाइजिंग भी हैं, पेनल्टीज भी हैं, प्रोसीजर भी है और कैपिटल वैल्यू टैक्स का भी जिक्र है। हम इसको करेंगे। सो दीज आर द रिलीफ मेजर्स। फिर आपका ज्यादा टाइम नहीं मैं लूंगा। टाइमिंग इज नॉट अ बैरियर, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। सो द फर्स्ट अमेंडमेंट, अब जो मैंने आपने अपने ज़हनों में मेरा प्रीएम्बल रखना है, जो मैंने आपसे कहा था कि क्यों मैं समझ रहा था कि ये मुख्तलिफ होगा, लेकिन ये मुख्तलिफ नहीं है, कहां कमी बेशी रह गई है। जहां तक मेरी आवाज जाती है मैंने कोशिश की, मैं आगे भी कोशिश करूंगा। खैर, पाकिस्तान में साल के दौरान भी 2-3 फाइनेंस बिल आ जाना कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। ये तो इट्स अ बिजनेस एज यूजुअल। 2-3 महीने के बाद एक और आ जाएगा, फिर 2-3 महीने के बाद एक और आ जाएगा, रौनक लगी रहेगी, सेमिनार होते रहेंगे, टैक्स मेजर्स चलती रहेंगी। सो जो मैंने आपको बैकग्राउंड थीम दी है उसको आपने ज़हन में रखना है एंड वी मूव ऑन। नाउ इट इज ए राइट मूव दैट रेट्स फॉर सैलरी इनकम हैव बीन रिकंसिडर्ड, आई वुड से। ना मैंने आपको कहा है कि हैव बीन रिड्यूस्ड, ना मैंने आपको कहा है हैव बीन चेंज, दे हैव बीन रिकंसिडर्ड। पिछले कानून के मुताबिक फकत 3.5 लाख रुपए सैलरी पर 35% के रेट का इतलाक हो रहा था। 3.5 लाख रुपए पे 1/3 अमाउंट इज टू हाई अ टैक्स रेट। इट इज टू हाई। ये मैंने बार बार बात की, गवर्नमेंट में इसकी रियलाइजेशन हुई और फिर उन्होंने रेट्स को रिकंसिडर किया। मैक्सिमम रेट 35% पे इंटैक्ट
रखा है, लेकिन उसको तकरीबन 6 लाख रुपए माहाना के लेवल पर लेके चले गए हैं। 2 नए स्लैब रेट उन्होंने 25%, 29% और 32% के नए रेट्स भी लाए हैं, और ये इनकी नई शक्ल है। जिन लोगों का सैलरी से ताल्लुक है वो तो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं, मुझ समेत, वो अपनी बचत ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो बाकी रहेगी प्रोफेशनल बॉडी। अब जो मैंने जो थीम आपके साथ शेयर किया था, वो थीम ये है कि यार ये जो प्रोफेशनल्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो एओपीज हैं, वो कोई इंडिया की तो नहीं है, वो भी तो पाकिस्तानी की हैं। उनके टैक्स रेट को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है, बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। उनको भी वो रिलीफ इन्फ्लेशन की तर्ज में देखना था, महंगाई के तर्ज पे देखना था। आपका मेरा जहां पे इंटरेस्ट था, दोनों जगह पर उसको इग्नोर कर दिया गया है। ना तो उनका सरचार्ज विड्रॉ किया गया है और ना उनका रेट 45% का रेट तो अमेरिका में भी नहीं है। ये हमारे प्रेसिडेंट साहब जो यूएस और यूके और कनाडा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आपको बताएंगे इस तरह के रेट्स नहीं है। सो ये कमी मैंने बिल और एक्ट के दरमियान में भी बड़ी कोशिश की, लेकिन बहरहाल उस चीज को, सैलरी वालों के लिए खुशखबरी ये है कि जो 9% सरचार्ज था फॉर इनकम इन एक्सेस ऑफ 10 मिलियन रुपीज पर एनम, उसको विड्रॉ कर दिया गया है फॉर दिस ईयर विच इज 27। सुपर टैक्स, अल्ट्रा सुपर टैक्स में भी सीरियस अमेंडमेंट्स आई हैं। आप सबके नॉलेज में होगा, वी हैव बीन डीलिंग, आप अपने अपने जॉब्स पे भी, प्रैक्टिसेस में भी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके रोजमर्रा का काम है, और वो सारी लिटिगेशन भी पैकअप हो गई, सारा कुछ हो गया, रिकवरीज भी हो गई, डिफॉल्ट सरचार्ज भी लग गए, सारा कुछ हो गया। तो सुपर टैक्स 150 मिलियन से स्टार्ट होता था और 500 मिलियन से ऊपर उसका रेट 10% हो जाया करता था ऑफ द इनकम्स दैट आर स्टिपुलेटेड इन सेक्शन 4C। सो 500 मिलियन तक वालों के लिए सुपर टैक्स को अब एबॉलिश कर दिया गया है। पीपल who have income for up to 500 million, they are no longer liable to super tax. Beyond 500 million, the rate of 10% has been cut down to 8% with 3 exceptions, which is fertilizer, banks and oil and gas exploration companies. उनके केस में 10% ही रहेगा beyond 150 million, fertilizer, banks and oil and gas exploration कंपनीज। इनके अलावा जो रेट है वो 10% से कम करके एक और जबरदस्त तरमीम की है। अभी हम वी आर स्टिल ऑन द रिलीफ मेजर्स, सिलेक्टेड रिलीफ है, टारगेटेड है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, टारगेटेड रिलीफ होना अच्छी बात है। जहां पे लीकेजेस होती हैं, जहां पे रेवेन्यू कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, वहां मैं खुद उसका नकाद भी हूं और उसका मुखालिफ भी हूं कि आप खुली छुट्टी दे दें, ना दें, लेकिन इतना भी सख्त नहीं होना चाहिए कि जो जायज और फेयर काम करना चाहे उसके लिए भी जगह कम हो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। सो हम इवॉल्व कर रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। कुछ हम भी सियाने हो गए हैं, कुछ डिपार्टमेंट भी सियाना हो गया है। सो एक मिडिल ग्राउंड निकलती है, हम चलते हैं। एक्सपोर्टर्स जिनका 80% रेवेन्यू रियलाइज हो जाएगा इन अ टैक्स ईयर, उनको भी सुपर टैक्स से मुस्तस्ना कर दिया गया है। नाउ दिस गवर्नमेंट सिंस 2022, जो वो थोड़े पीरियड के लिए आई, फिर इलेक्शन हुआ 2024 का, उसके बाद उन्होंने 24 का भी बजट दिया, 25 का भी बजट दिया, 26 का भी। दिस इज द थर्ड बजट जो औरंगजेब साहब ने दिया। गवर्नमेंट की बड़ी कोशिश है, होनी भी चाहिए, कि एक्सपोर्ट्स, और उन्होंने 5 साल का प्लान भी दिया था, फ्रॉम 2025 टू 2029 हम 60 बिलियन करेंगे। इस साल हम एक्सपोर्ट में नीचे चले गए हैं। कोई किसी का कोई रीजन देता है, वो कहता है यूटिलिटीज की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, वो कहता है डॉलर का रेट आपने फ्रीज किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। क्या वजूहत है, वॉर आ गई है बीच में, हमारी नेबरिंग कंट्रीज के रेट्स फर्क हैं, जो भी सारी बात। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का बड़ा मिशन है गवर्नमेंट का, उसके लिए मजीद भी तरमीम आई है। लेकिन एक्सपोर्टर्स इनका 80% रेवेन्यू एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज होगा, उनका भी सुपर टैक्स नहीं है।
7E गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया, उससे पहले फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने कर दिया था। टर्मिनल पोर्ट सर्विसेज, ये LNG और इस तरह की जो पोर्ट सर्विसेज हैं, इनका विदहोल्डिंग टैक्स रेट पहले 15% था, इनके लिए स्पेसिफिक 12% विदहोल्डिंग टैक्स रेट, इनका बायर गवर्नमेंट है, 12% का रेट कर दिया है गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट से। अच्छा जी, जो हमारे म्यूचुअल फंड्स और रीट्स और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, जिनके बारे में जो कि पास थ्रू आइटम के तौर पर इंटरनेशनली जानी जाती हैं कि दिस इज अ व्हीकल विच इज अ पास थ्रू आइटम बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द इनकम, इनके दरमियान में पास थ्रू आइटम होती है। इनके लिए रजीम हमेशा से दूसरे मुल्कों में भी हमेशा से रही है कि इफ दे डिस्ट्रीब्यूट 90% ऑफ एवरी ईयर्स प्रॉफिट, देयर इनकम विल बी एग्जाम्प्ट बिकॉज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी इज बीइंग टैक्स्ड। उसमें अब प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड्स को भी उसका हिस्सा बना दिया है, प्रोवाइडेड दे आर रजिस्टर्ड अंडर प्राइवेट इक्विटी एंड फंड रेगुलेशंस 2015। सो वो भी अब एग्जाम्प्ट होंगी अगर वो 90% आमदन अपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। और विदहोल्डिंग एजेंट, जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स थे जिनका विदहोल्डिंग एजेंट बनने के लिए टर्नओवर 100 मिलियन था, उसको इन्हांस करके 200 मिलियन इफेक्टिव रेट कर दिया गया। 200 मिलियन से कम के हैं तो दे डू नॉट नीड टू बी विदहोल्डिंग एजेंट। ये अटर सक्सेस रही है पाकिस्तान की इन लास्ट आई वुड से 6-7 ईयर्स। 2019 में ये कॉन्सेप्ट आया था रोशन डिजिटल अकाउंट का। ओवरसीज पाकिस्तानीज को इनकरेज किया था कि दे इन्वेस्ट इन पाकिस्तान थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट विद अ गुड रिटर्न एंड रेडिली इनकैशेबल फॉरेन करेंसी। सो उसमें बेइंतहा एग्जैक्ट नंबर भी मैं आपको बता सकता हूं, तकरीबन $12 बिलियन पाकिस्तानियों के, बाहर के पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में रिसीव हुए हैं। उस स्कीम को अब एक्सटेंड कर दिया गया है टू कॉर्पोरेट बॉडीज। पहले इसको स्टेट बैंक ने, बिकॉज दिस इज ड्रिवन बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेशन, सो जो इंडिविजुअल्स को इंसेंटिव था वो कंपनीज के लिए एक्सटेंड किया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस तरमीम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में भी कर दी हैं। नाउ वी गो टू रेवेन्यू मेजर्स। एक्सपोर्ट, आपको याद होगा 2024 के फाइनेंस एक्ट में उनको FTR से निकाल के नॉर्मल में ले आए थे विद 1% टैक्स कलेक्टेबल ऑन एक्सपोर्ट प्रोसीड्स टुवर्ड्स देयर लायबिलिटी एंड 1% एडवांस टैक्स। इसको गिरदाना जा रहा था कि ये यूटिलिटीज और बाकी टैरिफ के नेगेटिव इंपैक्ट में इस टैक्स का भी बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है, उसको रिकंसिडर कर लिया गया है। अब 1% जो एडवांस टैक्स था उसको खत्म कर दिया है और जो इनका मिनिमम टैक्स है वो 113 वाले मिनिमम टैक्स के साथ अलाइन करके 1.25% कर दिया गया। सर्विसेज के रेट्स दोबारा आपको याद होगा 4% IT इनेबल्ड का रेट होता था, 6% वो कार रेंटल और पोर्ट सर्विसेज और ऑयल एंड गैस सर्विसेज और क्लीनिंग सर्विसेज और सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज की एक बड़ी सी ब्रैकेट थी जिनका 6% रेट था। उस 6 को 7 कर दिया है। जनरल रेट 15% को 14 कर दिया है, इधर 1% बढ़ा दिया है, इधर 1% कम कर दिया है। और IT एंड IT इनेबल्ड का कोई फर्क नहीं है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, जिसको इंटरनेशनल वर्ल्ड में प्रोफेशनल सर्विसेज कहा जाता है या इंडिपेंडेंट सर्विसेज कहा जाता है, उनका रेट 15% पे इंटैक्ट रखा है, जो आपका मेरा हम सबका रेट है। आयरन और स्टील मैन्युफैक्चरर्स का टैक्स, previously withholding tax suffered by manufacturers of iron and steel was not treated as minimum tax, ये मिनिमम नहीं था, अब इसको मिनिमम कर दिया गया है। और लार्ज ट्रेडिंग हाउसेस जैसे कारफोर है, जैसे मेट्रो है, मैक्रो है, इनको एक 10 साल की छूट दी गई थी, वो 10 को फिर 10 बढ़ा दिया गया था, जिसमें इन पे 153 का टैक्स नहीं लगता था और मिनिमम टैक्स से इनको माफी थी। वो अब
एग्जेम्पशंस इनकी खत्म कर दी हैं। विदहोल्डिंग टैक्स एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 153 और 1% टर्नओवर टैक्स जो था, जो बाकियों का सवा था, ये अब विड्रॉ कर लिए हैं और अब वो बाकी सारे के साथ आके नॉर्मल स्कीम का हिस्सा बन गए हैं। डेट सिक्योरिटीज का 15% जो रेट था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, कैपिटल गेन से रिलेटेड जो था, उसका रेट अब 20% कर दिया गया है। 151 की बात, 151 कैपिटल ए जो बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट थी, जो कि डेट सिक्योरिटीज होती है, जो आपस में ट्रेड होती है, उनके कैपिटल गेन पे पिछले साल 151 ए आया था। 15% रेट उन्होंने किया था। जो बैंक्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स की ट्रेड करते हैं, उसका रेट अब 20% कर दिया गया है। दिस इज एन एडजस्टेबल टैक्स। और जो NCCPL से स्कीम्स रेगुलेट हो रही हैं, नेशनल क्लियरिंग कंपनी और CDC जिसको हम कहते हैं, वहां से उसके भी स्कोप को थोड़ा सा रद्दोबदल किया गया है। इसमें NBFCs, मुदारबा एंड कंपनीज इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट सिक्योरिटीज, अब उनकी एक्सक्लूजन को खत्म कर दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, NCCPL को एम्पावर कर दिया गया है कि वो बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स की लाइबिलिटी को कंप्यूट करेंगे। वो लाइबिलिटी डिस्चार्ज वही करेंगे, एंड राइटली सो। आपको पता है बैंक्स का 7th शेड्यूल के अंदर सेपरेट रजीम है और इंश्योरेंस की 4th शेड्यूल के अंदर है। सो NCCPL को मैंडेट दिया है कि वो लाइबिलिटी कंप्यूट करेंगे, डिस्चार्ज वही करेंगे। और NCCPL से ऑप्ट आउट करने का जो ऑप्शन था, एनीबडी कुड ऑप्ट आउट ऑफ NCCPL प्रोवाइडेड ही फर्निशेस एन अंडरटेकिंग कि मैं अपनी लाइबिलिटी खुद नॉर्मल लॉ में डिस्चार्ज करूंगा। वो ऑप्शन अब क्विकर। अच्छा, प्रॉपर्टी की ट्रांसफर, बायर और सेलर दोनों रेट आधे कर दिए हैं। जो सेलर का रेट था दैट वाज अप टू 5.5%, दैट हैज बीन कट बाय 50% टू 2.75%। और जो बायर का रेट था फ्रॉम 2.5%, दैट हैज बीन कट डाउन टू 1.25%। लाइफ इंश्योरेंस को फर्स्ट टाइम एवर टैक्स के नेट में लेकर आए हैं। वहां से जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, अगर पहले साल में डिस्ट्रीब्यूट, और दिस इज अ फाइनल टैक्स, पहले साल में अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो 15% टैक्स काट लेंगे। अगर 1 और 4 के दरमियान में होगा तो 10% काटेंगे। 4 साल के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो कोई नहीं काटेंगे। और अगर क्लेम इज बैक्ड बाय डेथ और डिसेबिलिटी, जो 2 क्लेम्स होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के, क्लेम मिलेगा आपको इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड और डिसेबल्ड, उसकी सूरत में भी कोई कटौती नहीं होगी। इसके लिए नया सेक्शन क्रिएट किया है और ये फर्स्ट टाइम लेकर आए हैं। बहरहाल इंटरनेशनली इंश्योरेंस क्लेम इज नॉट रिगार्डेड एज इनकम, इट्स नॉट एन इनकम, इट्स अ कैपिटल रिसीट। सोशल मीडिया, ये इसको समझाने का आसान तरीन तरीका है। जो वीलॉगर्स होते हैं, जो यूट्यूबर्स होते हैं, उनको यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, पैसे आते हैं बाहर से, उन पैसों को टैक्स नेट में लेकर आए हैं। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो फाइनल 5% है, और अगर आप लोकल बंदे हैं तो आपका मिनिमम टैक्स है 5%। फर्स्ट टाइम लेकर आए हैं। अच्छा, 0.25% मिनिमम टैक्स की कंसेशन थी कुछ लोगों को, which were distributors of pharmaceutical products and cigarettes. They were distributors, dealers and sub-dealers of FMCG, edible oil, cement and steel sector. इनके लिए 0.25% था 113 का रेट, ये खत्म कर दिया है। और इन कैटेगरीज के लिए अब सिर्फ 0.5% का रेट का इतलाक होगा, प्रोवाइडेड दे आर ऑन ATL which is active taxpayer list. सो इसमें यानी जो कंस्पिक्युअसली एब्सेंट है वो आप देखेंगे कि सीमेंट के डीलर्स हैं, वो कंस्पिक्युअसली एब्सेंट है। तो इनको 0.5% कर दिया है सब्जेक्ट टू ATL। अच्छा, ये पहले टियर 1 रिटेलर्स के लिए भी 0.25 का था, अब टियर 1 रिटेलर्स ऑफ FMCG ओनली 0.25% होगा, ओनली FMCG। पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, हमें लेजिस्लेशन के टाइम पर एफर्ट ये करनी चाहिए कि हम कंट्रोवर्सीज और डिस्प्यूट्स को मिनिमाइज करें। ये आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स के लिए करते हैं कि 1 पेज का फॉर्म हम ले आएंगे, 25,000 रुपए आपसे ले लेंगे और आपको कोई नहीं पूछेगा।
तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, जो रियल सेक्टर है, जिन्होंने जॉब्स क्रिएट करनी है, जिन्होंने जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना है, वो उनके लिए भी कोई मेहरबानी करें। तो ये रह जाती है। यहां मैं आके कहता हूं कि कमी रह जाती है उस चीज की जिसकी मुझे तवक्को थी कि अब बेहतर होगा। ये रैशनलाइजिंग है जी। फेडरल गवर्नमेंट को पावर दी है कि मिनिमम टैक्स, जिन सर्विसेज का मिनिमम टैक्स है, मिनिमम 153(1)(b की मैं बात कर रहा हूं, जो लोग लॉ के सेक्शंस को जानते हैं। 153(1)(b में फेडरल गवर्नमेंट ने अब पावर डिराइव की है लॉ से कि वो थ्रू रूल्स, थ्रू नोटिफिकेशन 1% तक, यानी जिनका 7 है उसको 6 कर सकते हैं, जिनका 14 है उसको 13 कर सकते हैं, जिनका 15 है उसको 14 कर सकते हैं, कोई भी 1% रेट कम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके फैक्ट्स को सर्टिफाई करे एसबीपी की लिस्ट का कैटेगरी ए ऑडिटर। जो स्टेट बैंक के पैनल के ऊपर कैटेगरी ए के ऑडिटर्स हैं, वो अगर इसको सर्टिफाई करें तो ये 1% रेट कम हो सकता है। वो नोटिफाई करेंगे विद सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड दिस। नाउ जो बात मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं, ये एलियन कॉन्सेप्ट है दुनिया जहान में, टू ट्रीट अ टैक्स एज अ मिनिमम टैक्स। व्हाट इज अ मिनिमम टैक्स? You make income, you pay tax. You don't make income, you don't pay tax. What is this minimum tax? तुमने कारोबार में तुम्हें नफा नहीं हुआ, फिर भी तुमने कम से कम तो ये देना को भत्ता है। ये को भत्ता है कि देने, दुकान खोली हुई है तो वो गुलाम रसूल को देने हैं पैसे भाई के, वरना दुकान नहीं खोलेगी, ऐसे तो नहीं होता। बड़ी मैंने एफर्ट की, बहरहाल उस एफर्ट से ये आया कि एक इनेबलिंग प्रोविजन आई कि अप टू 1% वो काम कर सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, इनके स्टेटस को भी क्लियर किया है। उन्होंने कहा है ये एओपी ट्रीट होगी, हालांकि ये उनके कानून के मुताबिक, जो एक्ट है उसके मुताबिक ये बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन टैक्स लॉ ने इसको स्पेशल स्टेटस दिया है कि ये एओपी होगी। आपके ख्याल से कि एलएलपी को उन्होंने क्यों क्लैरिफाई किया है कि ये कंपनी नहीं है, एओपी है? इसलिए कि कंपनी का रेट 29% है और पार्टनरशिप का रेट 45% है। ठीक है। फिक्स टैक्स रजीम रिटेलर से आ गई है, बहुत डिबेट इसके ऊपर हो गई है। 200 मिलियन तक का टर्नओवर होना चाहिए और 25,000 मिनिमम टैक्स होगा, ये सारी बातें आ गई है। इसको ब्रॉड हद्दोखाल इसके वही हैं जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच का हिस्सा थे। कॉस्ट ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, अगर मुझे जायदाद इनहेरिटेंस में मिलती है, विरासत में मिलती है, तो ये कॉन्सेप्ट हम काफी देर से इसके साथ जगल कर रहे हैं काफी देर से इसके साथ कि कॉस्ट क्या होनी चाहिए। ओरिजिनल कॉस्ट पहले कॉन्सेप्ट था, फिर हम 37 में सबसेक्शन 4A लेके आए, जब ट्रांसफर होगा उस दिन की फेयर वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट, फिर उसको खत्म कर दिया और वापस आ गए कि ओरिजिनल कॉस्ट जो वालिद साहब या उनके वालिद साहब या उनके वालिद साहब की जो कॉस्ट थी वही रहेगी। अब सडनली उन्होंने दोबारा डाला है कि विरासत में मिलने वाली जायदाद की कॉस्ट मेरे लिए क्या होगी, जो जब मुझे विरासत में मिलेगा वो होगी। इसका कोई फायदा नहीं है बाय द वे। मेरा शायद उन्होंने ज़हन ये बनाया है कि गेन कम हो जाएगा। उन्होंने शायद ऑब्जेक्टिव ये रखा है कि अब जब मैं वो जायदाद बेचूंगा जो 1,000 रुपए की शालम मार्केट में दुकान हमने ली थी, अब वो 10 करोड़ की हो गई है, तो अब विरासत में मुझे मिली है तो वो 10 करोड़ की बजाय 9 करोड़ हो जाएगा, तो 1 करोड़ होगा नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो। म्यूचुअल फंड, रीट्स, ये जो 90% इनकम, अब इनको पूरे साल का एग्जामिशन सर्टिफिकेट देने का कहा है। ये एक स्वाबदीद थी कमिश्नर साहब की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए कि क्वार्टर का सर्टिफिकेट दे दिया, 6 महीने का सर्टिफिकेट दे दिया। अगर आपकी इनकम एग्जाम है तो पूरे साल का सर्टिफिकेट दें, बार बार क्यों चक्कर काटते हैं? इसका भी एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम हवा, ऐसे ही नहीं आ रही ये बात, बिकॉज आप बैकग्राउंड में फेसलेस प्रोसीडिंग्स का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, तो आप इंटरैक्शन को कम करने जा रहे हैं। सो जो साइडवेज उसने, एक तो है ना असेसमेंट ऑडिट में फेसलेस होना है, सो जो साइडवेज प्रोसीडिंग चल रही हैं उनका भी इंटरैक्शन कम करने का प्रपोजल है।
डिजिटली ऑर्डर गुड्स पिछले साल उन्होंने प्रोविजन डाली थी और उसमें 1% और 2% का रेट फाइनल किया था। इसमें एक बहस छिड़ी कि क्या ये सारी FTR होंगी, मतलब अगर आपकी 5 बिलियन की सेल्स हैं तो फाइनल हो जाएंगे, पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर चला जाएगा। तो अब उन्होंने उसमें क्लैरिटी लेकर आए हैं कि सिर्फ उनकी जिनकी 200 मिलियन तक की टर्नओवर है, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं और वो ऑनलाइन भी सेल कर रही हैं, वो इसका हिस्सा नहीं है। उनके लिए एडजस्टेबल टैक्स है और बाकियों के लिए। अच्छा जी, ये पेनल्टीज हैं, ये आपने बहुत इन पे बात कर ली होगी। पेनल्टीज को इंक्रीज किया गया है। फेलियर टू इंस्टॉल, यूज, मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज और टेम्परिंग, ये हायर ऑफ 1%, 1 मिलियन, फर्स्ट डिफॉल्ट 2 मिलियन। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन फेलिंग टू इंटीग्रेट IT प्लेटफॉर्म, फिर ये पेनल्टीज। क्लेमिंग टैक्स क्रेडिट इन एक्सेस ऑफ वेरीफाइड विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्टेड डिपॉजिटेड। आपकी ऐप से टैक्स वेरीफाई होता है कि मेरा कौन कौन सा टैक्स वहां आके पहुंच गया है। तो सर अगर लेस्को ने टैक्स अपलोड नहीं किया या गाड़ी का टोकन टैक्स जो मैंने जमा कराया है और वो अपलोड नहीं किया, तो मेरे पास अगर चालान पड़ा हुआ है कि मैंने टैक्स पे किया है तो मैं तो क्लेम करूंगा ना। तो आपके सिस्टम में नहीं आएगा। तो आपने क्या लिखा है, अमाउंट इक्वल टू क्रेडिट क्लेम पेनल्टी, इस पे आपने अपनी पोजीशन देनी है। ये भी पेनल्टीज हैं, आई विल बी गोइंग। अच्छा जी, ये जो क्विक फाइलर बनने के लिए जो सरचार्ज था, ये उनके रेट्स रिवाइज हो गए हैं। 1000 से अब 25,000 हो गया है। मुझे SMS और WhatsApp आते हैं, जी आपका क्या नुक्ता नजर है, ये प्रोस्पेक्टिव होगा, ये रिट्रोस्पेक्टिव होगा। मैं कह पता नहीं क्या होगा, मैं तो यही कह देता हूँ। मैं प्रोस्पेक्टिव कहूँगा तो वो कहेंगे कि नहीं ये प्रोसीजरल है, आपने अब होना है वगैरह। हाउएवर उन्होंने कहा है कि इसकी भी जरूरत नहीं है अगर आप अंडरटेकिंग दें कि आपको प्रॉपर्टी खरीदने नहीं जा रहे। सो विच इज अ फेयर बैलेंसिंग थिंग, क्योंकि ये जो आपने जिस सिचुएशन की तरफ हवाला दिया उसकी तरफ ही मैं अगर बात करूं तो हमारी टेंडेंसी है कि एक दफा क्विकली फाइलर बन के प्रॉपर्टी खरीद के और बाद फिर दौड़ जाओ। ठीक है, तो ये भी एक देखा है तो उसको सिचुएशन को। ये प्रोसीजर्स टैक्स क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन के लिए 10% का टैक्स इंसेंटिव दिया, 10% और नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी। रिटर्न के साथ जो अकाउंट्स लगाने हैं अब वो PDF नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल होंगे। ADRC का मैकेनिज्म में कुछ कसर थी, 2 इश्यूज आ रहे थे। एक, थोड़ी बहुत ही गलती रह जाए तो उन्होंने 221 वाला स्कोप 134A में दे दिया है कि आप मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड रेक्टिफाई कर सकते हैं द कमेटी इटसेल्फ। और कमेटी में अगर कोई कैजुअल वैकेंसी आ जाए तो वो बजाय इसके कि सारी प्रोसीडिंग्स ही नल एंड वॉइड हो जाए, वो कैजुअल वैकेंसी चेयरमैन साहब फिल कर सकते हैं, चेयरमैन FBR। 177 में कमिश्नर को पावर्स दी गई हैं इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आई वुड से to have a re-audit, re-valuation of stocks। लेकिन इसमें एक चेक एंड बैलेंस क्रिएट किया गया है। द टैक्स पेयर जिसके केस में ये सिचुएशन अराइज होगी वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, वो सारी चीजें, बट एक चेक एंड बैलेंस के साथ। All these provisions mostly they do not come like a skylab, they do not, they are actually responding to a situation which government has faced। So उसमें जो सर मैंने इशारा किया था कि मेरे पास मुख्तलिफ सिटीज़ का तजर्बा है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मैंने देखा है को फिर कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए तो उसको फिर लेजिस्लेशन से रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। ये फेसलेस ऑडिट, इंडिपेंडेंट केस स्क्रूटनी कमेटी, डायरेक्टर जनरल फील्ड कंप्लायंस और एल्गोरिथमिक सेटलमेंट मैकेनिज्म मैंने रिक्वेस्ट की थी बिकॉज ये डुप्लीकेट प्रोविजंस हैं, ये सेल्स टैक्स में कवर कर लेंगे। ये मैंने क्विकली इनको छोटा छोटा बताया है। बहरहाल ये भी एक मैकेनिज्म है जो कि ओवरऑल एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है फेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और फेसलेस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर वो आपकी प्रोसीडिंग्स जब जारी होंगी तो दे विल कम अप विद अ प्रपोजल बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि आपको मंजूर है तो कर लें विद इन 15 डेज, नहीं है तो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स चलेंगी, कोर्ट की चलेंगी। ये प्रोविजन बहरहाल इसमें मेरा जाती खुद का बड़ा रोल है। आई एम पार्ट ऑफ
सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो अर्ली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए, मैं उस कमेटी का हिस्सा हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने मेरे पे एतमाद किया था और उसकी फाइंडिंग्स के नतीजे में ये आपका मेरा हम सबका बड़ा पुराना एक गिला शिकवा या जो भी इसको कहें कि डिपार्टमेंट अपील पे अपील करी जाता है डिसाइडेड इश्यूज के लिए। तो एक इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, अ पास्ट एम्प्लॉई ऑफ FBI, उनकी कमेटी एक होगी जो वेट करेगी कि ये अब डिसाइडेड मैटर है, ये फर्दर जाना चाहिए या नहीं। मैंने ये वहां पर नुक्ता रेज किया था कि ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज वेरी वल्नरेबल टू टेक अ डिसीजन के फर्दर अपील नहीं करनी चाहिए। देखें, जो हकीकत है वो माननी चाहिए, जो उनके मसाइल हैं वो मानने चाहिए। उस तारीख पे कुछ नहीं होता, यानी कुछ नहीं होगा अगर वो एक रेफरेंस नहीं फाइल करेगा आज 15 जुलाई 2026 को, कुछ नहीं होगा, कोई क़यामत नहीं आएगी। लेकिन 15 जुलाई 2029 में हो सकता है क़यामत आ जाए। वो कहेगा ये रेवेन्यू का, ट्रिलियन का रेवेन्यू या 100 बिलियन का रेवेन्यू या 5 बिलियन का रेवेन्यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें किसने ये नहीं किया था, क्यों नहीं किया था, लिहाजा उस बेचारे को करना पड़ता है। चले, मैंने ये भी मान लिया हमारी खातिर ही करना पड़ता है। उसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन है? हम। ये भी मानना चाहिए। डिसाइडेड इश्यूज में जाके रिप्रेजेंट होना, हाजिरी लगा के रिलीफ लेके आ जाना कौन सा कोई मुश्किल काम है? उनको करना पड़ता था। तो ये एक इंडिपेंडेंट कमेटी उसको करेगी, जिम्मेदारी उनकी होगी, वो बाइंडिंग होगी और गाड़ी आगे चलेगी। हम कोर्ट्स का बर्डन कम होगा, वो वैल्यू एडेड मैटर्स के ऊपर हम चलेंगे, ये वाली प्रोविजंस वो कर लेंगे। CVT 2022 में फॉरेन एसेट्स पे इन एक्सेस ऑफ 100 मिलियन उन्होंने लगाया था, वो उसको अब टैक्स ईयर 2027 से उन्होंने इसको अबॉलिश कर दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।